विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है आपने सीखा। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगा स्पोर्स या गुरु बीजाणु का विकास मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो जो गुरु बीजाणु जो होता है यह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसी से आगे भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो आज हम पौधों में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास का अध्ययन करेंगे। एंजियोस्पर्मिक पौधों में किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चरणों में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं हम ये जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रूणकोश का विकास बीजांड में होता है, ओव्यूल में होता है। बीजांड का मुख्य भाग जो न्यूसेलस या बीजांड काय होता है, बीजांड काय की जो हाइपोडर्मल कोशिका में ही जो ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं हाइपोडर्मल कोशिकाओं में कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होकर के उसका जीवद्रव्य और स्पष्ट हो जाता है और वो अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका हो जाती है, जिसके कारण वो अन्य कोशिकाओं से भिन्न दिखने लगती है। That clarify it from other cells. This cells is known as primary archisporial cell. प्रारंभिक प्रपशु कोशिका, इसे क्या कहेंगे हम? प्रारंभिक प्रपशु कोशिका या प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स। तो ये आर्चिस्पोरियल सेल्स जो होती है ये अन्य हाइपोडर्मल कोशिकाओं से बड़ी है, इसका जीवद्रव्य स्पष्ट है, जिसके कारण ये अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है। अब कुछ समय बाद ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल थी, इसमें एक बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। बाहर की तरफ वाली कोशिका को यानी जो एपिडर्मिस की तरफ वाली कोशिका है, इस कोशिका को प्राइमरी पेराइटल सेल्स या प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, जबकि उसके नीचे की ओर जो न्यूक्लियस में नीचे अंदर की ओर जो कोशिका भिन्नित होती है, बढ़ती है, उसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं या प्राथमिक जनन कोशिका। एक प्राथमिक जनन कोशिका बन गई और एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका बन गई। इस तरह से फिर अगले चरण में क्या होता है, जो पेराइटल सेल्स होती हैं ये आगे एक बार या दो बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन करती है और ये कोशिका दो या चार कोशिकाएं बन जाती हैं। जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, स्पोरोजिनस सेल्स में अब आगे विभाजन नहीं होता है। तो ये स्पोरोजिनस सेल्स हो गई और भित्तीय कोशिकाएं दो या चार कोशिकाओं की एक वो लेयर यहाँ पर बन जाती है। फिर अगले चरण में जो प्राथमिक में ये मेगा स्पोर मदर सेल्स जो थी, अब इन्हीं में ये जो जनन कोशिका थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी, ये और थोड़ा प्रोमिनेंट होकर के ये मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती है। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, यह 2N होती है, प्रोमिनेंट होती है। यही गैमेटोफाइट की फीमेल गैमेटोफाइट की प्रारंभिक कोशिका है। अब यह इसमें जो पेराइटल सेल्स होती हैं उनमें विभाजन रुक जाता है। परंतु ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है, अब इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो जो द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल थी, अब इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये 4 अगुणित कोशिकाएं इसने बना ली। यही 4 अगुणित कोशिकाएं हैं, इन्हें ही हम अब मेगा स्पोर कहेंगे। दैट्स मेगा स्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं ये एक लीनियर टेट्राड के रूप में या रेखीय चतुर्थक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें कुछ है पौधों में ये टी के रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं या कुछ में उल्टा टी के रूप में भी व्यवस्थित आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अब ये जो 4 मेगा स्पोर बने, इन 4 मेगा स्पोर इनकी प्लॉइडी n हो गई क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मेयोसिस हुई। तो इन 4 अगले चरण में क्या होता है,
जो इसमें माइक्रोपाइल की ओर, जो माइक्रोपाइल की ओर 4 कोशिकाएं होती, 3 मेगास्पोर होते हैं, वे अब नष्ट होने लगते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। जबकि चलाजल एंड की ओर, या जो निभाग जिसको कहते हैं, निभाग या चलाजल एंड की ओर जो मेगास्पोर होता है, वो कोशिका बड़ी होने लगती है। वो कोशिका बड़ी होकर के उसका एम्ब्रियोसाइट का विकास करने लगती है। यद्यपि यह देखा गया है कि कुछ एक कोशिकाओं में ये माइक्रोपाइल की ओर वाली कोशिका भी वृद्धि कर सकती है और कोशिकाएं नष्ट होती हैं। अल्टीमेटली यह है कि यहाँ पर जो 4 मेगास्पोर बने थे, उन 4 मेगास्पोर्स में 3 डिजेनरेट हो गए और केवल एक क्रियात्मक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। इसी से आगे एम्ब्रियोसाइट का विकास होता है। दिस इज क्लियर? मींस मेगास्पोर मदर सेल से देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स. These are known as megaspores. Out of these 4 megaspores, 3 are degenerated, only 1 remain that developed in form of embryo cell. अब इनमें जो ये इसको अब अलग करके यहाँ से हम न्यूक्लियस से अलग चित्र इसको बना करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें जो 3 मेगास्पोर थे ये डिजेनरेट हो गए, डिजेनरेट होते दिखाया गया है। फिर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होने लगता है। इसमें बीच में वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। इसका केंद्रक अब एक बार अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। क्या हुआ यहाँ? जो मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस था वो अभी तक अब एन तक बचा था, क्योंकि यहाँ एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो गया था। ये हैप्लॉइड केंद्रक एक बार अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा ये 2 केंद्रकों में बदल जाता है। इसमें कुछ जगहों पर वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। फिर अगले चरण में क्या होता है? अब प्रत्येक केंद्रक में एक बार फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। पहले इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बन गए, इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतत केंद्रक बन गए। तो इस तरह से अब जो एम्ब्रियोसाइट है, अब भ्रूण कोष जो है, इस भ्रूण कोष में अब 4 केंद्रक बन जाते हैं। ये चारों केंद्रक हैप्लॉइड हैं। सेल और एम्ब्रियोसाइट और बड़ा होने लगता है। इस अवस्था में बीजांडकाय का अधिकांश भाग, न्यूक्लियस का अधिकांश भाग एम्ब्रियोसाइट घेर लेता है, इतना बड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में फिर ये जो प्रत्येक केंद्रक जो था एक बार फिर समसूत्री विभाजन करता है, दैट डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियस इन एम्ब्रियोसाइट। अब कुल 8 केंद्रक एम्ब्रियोसाइट में हो गए। इनमें से प्रत्येक केंद्रक आपका अगुणित है। ये 8 केंद्रक दोनों पोल की ओर चले जाते हैं। जो एक पोल पर 4 केंद्रक हो गए और एक पोल पर 4 केंद्रक। इस तरह से जो एम्ब्रियोसाइट होता है, ये ऑक्टेंट के रूप में स्थापित हो जाता है। इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 8 हैप्लॉइड केंद्रक होते हैं। तो ये अब अगले चरण में ये जो अब जो 8 केंद्रक का जो एम्ब्रियोसाइट बन गया, 4 न्यूक्लियस उसके एक पोल पर थे, 4 न्यूक्लियाई दूसरे पोल पर थे। फिर इनमें जो भित्तियों का निर्माण, इनकी कोशिकाओं में भित्तियों का निर्माण होने लगता है और प्रत्येक पोल से एक केंद्रक माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है। इधर से एक केंद्रक माइग्रेट करके सेंटर, यानी दोनों पोल से एक केंद्रक इधर सेंटर की तरफ इसके बीच की ओर आ जाता है। अब इन्हें हम पोलर सेल्स कहते हैं। जो भित्तियां बन गई, कोशिकाओं के ऊपर भित्तियों का निर्माण हो गया। जो 8 सेल थे, तो इस तरह से 8 कोशिकाएं हो गई इसमें। इन 8 कोशिकाओं में अब एक कोशिका इधर से इस पोल से और एक कोशिका इस पोल से आकर के इसके केंद्र में व्यवस्थित हो गई। जब कुछ समय बाद जो एक पोलर सेल्स होती हैं, पोलर सेल्स की भित्तियां डिसॉल्व हो जाती हैं और ये 2 केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई या इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये n+n मिलकर के 2n हो जाता है। और इधर की तरफ जो इसके चलाजल एंड की ओर एंटीपोडल सेल्स, जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं और बाद में एंटीपोडल सेल्स बना लेती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। जबकि माइक्रोपाइल की ओर 3 कोशिकाएं जो होती हैं, ये एग सेल, इसमें से एक जो होती है एग सेल के रूप में विकसित हो जाती है और 2 कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स होती हैं।
इसके रूप में विकसित हो जाती हैं। इस तरह से इसमें इस पूरी संरचना को, इन तीनों कोशिकाओं के कंबाइंड स्ट्रक्चर को एक ऑपरेटस कहते हैं, यानी अंड उपकरण। तो इस अब ये जो विकास हुआ इसमें वैक्यूल्स और डेवलप हो गई, प्रोमिनेंट हो गई, और इसमें ये जो एम्ब्रियो सैक है अब कंप्लीटली डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो जाता है। अब हम एक मैच्योर, एक परिपक्व भ्रूण कोश की या फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना का आपको विस्तार से बताते हैं। यह एक जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये परिपक्व भ्रूण कोश यानी मैच्योर एम्ब्रियो सैक का चित्र है। इसमें यह जो संरचना है आपकी, इसका ये एंटीपोडल सेल्स वाला एंड जो है यह निभाग की ओर स्थित होता है, जबकि एक ऑपरेटस वाला पोल जो है, इसका ध्रुव जो है, ये माइक्रोपाइल की ओर स्थित होता है। बीजांड में ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया और ये चलाजल एंड हो गया। यह बड़ी सी कोशिका होती है जिसमें 7 कोशिकाएं होती है। सेंट्रल सेल डिसॉल्व हो जाती है इस तरह से, तो ये कुल 7 कोशिकाएं इसमें होती हैं, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं। इसमें एंटीपोडल सेल जो है, ये जो निभाग की ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होकर के एंटीपोडल सेल्स बना लेती हैं। यद्यपि इन एंटीपोडल सेल्स का क्या कार्य है ये ज्ञात नहीं है, ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं। जबकि माइक्रोपाइलर एंड की ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसमें से 2 कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स के रूप में या सहायक कोशिकाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं जब निषेचन के लिए परागनली बीजांड में प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल द्वारा परागनली उसमें जब प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक में, तो उसको रास्ता देने का काम करती है, उसका पथ प्रदर्शन करती है। दे गाइडेड द पॉलन ट्यूब। उसके इन्हीं के बीच में बड़ी सी सेल होती है जिसे एग सेल कहते हैं। एग सेल एंड होती है, हैप्लॉइड होती है। एग सेल ही फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी फीमेल गैमीट है, यह मादा युग्मक है। ये एग सेल निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करती है और फिर बाद में इसी से भ्रूण बनता है, इसी जाइगोट से भ्रूण बनता है। जो सेंट्रल सेल जो होती हैं, जो सेंट्रल सेल माइग्रेट करके आई थी, कुछ समय बाद इनकी भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। इनकी भित्तियां नष्ट हो जाने के कारण ये दोनों केंद्र कंबाइंड हो जाते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्र, ये 2n हो जाते हैं। नेचर में ये 2n हो जाते हैं। इन्हीं से बाद में जो हमने आपको ये बताया, जो पॉलन ग्रेन जब अंकुरित होता है उसमें जो पॉलन ट्यूब बनती है, इन पॉलन ट्यूब देयर आर 2 मेल गैमीट आर फॉर्म। उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक का निषेचन एक सेल से हो जाता है, जबकि दूसरा वाला नर युग्मक जो होता है उसका निषेचन द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई से होता है। बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई आर इज ऑलरेडी 2n and secondary male nucleus, that is n, so the secondary nucleus जो फॉर्म होता है इस सेकेंडरी डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा, इस घटना को द्वितीयक नर युग्मक के द्वारा द्वितीय केंद्रक के निषेचन होने की घटना को द्विनिषेचन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसके 2 द्विगुणित 2 केंद्रक और एक सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, इस तरह से 3 केंद्रकों का फ्यूजन होता है। इसमें 3 केंद्रकों का निषेचन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इसकी खोज नवासिन ने की थी। तो इस तरह से इसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये 2n होता है और इसमें वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मैच्योर, एक परिपक्व भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में कुल 7 कोशिकाएं, जबकि कुल 8 केंद्रक होते हैं। नीचे की तरफ इसमें एक ऑपरेटस की तरफ एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जो एक वो तंतुकीय संरचना होती है। ये तंतुकीय संरचना इसको उसमें बीजांड से जोड़े रखने में सहायता करती है। तो इस तरह से ये आपको हमने एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स आर दोज स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स दैट बियर द फीमेल गैमेट, उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इसी तरह जो नर युग्मकों को धारण करते हैं उन्हें हम नर युग्मकों या मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो पॉलन ग्रेन आर द मेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक्स आर द
फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट के विकास को हमने आपको समझाया। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ पौधों में ये जो एम्ब्रियो सैक का विकास जो होता है, या एम्ब्रियो सैक में कितने एम्ब्रियो सैक में नहीं इधर एम्ब्रियो सैक के विकास में भाग लेने वाले स्पोर्स या मेगा स्पोर्स की संख्या के आधार पर एम्ब्रियो सैक्स को या भ्रूण कोष को हम 3 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। एम्ब्रियो सैक को हम 3 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स। इन भ्रूण कोष के प्रकारों को हम मुख्यतया उनके विकास में, यानी भ्रूण कोष के विकास में, मैं आपको जो प्रारंभिक अवस्था में बताया कि ये भ्रूण कोष का जब विकास प्रारंभ होता है तो जो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, और एक जो होता है वो क्रियात्मक मेगा स्पोर, उससे आगे भ्रूण कोष का विकास होता है। तो अब भ्रूण कोष के विकास में कितने मेगा स्पोर भाग लेते हैं, इसके आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला, एक बीजाणु। एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जैसा कि इसमें आपको जो हमने अभी प्रारूपिक उसके लिए पढ़ाया, जो प्रारूपिक एम्ब्रियो सैक पढ़ाया, ये प्रारूपिक एम्ब्रियो सैक, इसका विकास जो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 नष्ट होकर के 1 मेगा स्पोर से होता है, इसलिए इसे एक बीजाणु, एक गुरु बीजाणु से होने के कारण एक बीजाणु भ्रूण कोष कहते हैं। इसमें कुल 8 केंद्रक होते हैं, जबकि 7 कोशिकाएं होती हैं। इसमें कुल 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार का भ्रूण सैक पॉलीगोनम, इस प्रकार का भ्रूण सैक पॉलीगोनम नामक पौधे में पाया जाता है। अब ये जो एक बीजाणुक होते हैं, इनमें भी जो एक तो प्रारूपिक हो गया 8 केंद्र की, जबकि कुछ एक बीजाणु ऐसे भी होते हैं जो जिनमें केवल 4 केंद्रक बनते हैं, जिनमें 4 केंद्रक बनते हैं। यानी जो एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, ये फिर से 2 प्रकार के हो गए। एक तो 4 केंद्र की और दूसरे 8 केंद्र की। तो जो पॉलीगोनम है वो 8 केंद्र की होता है, जबकि कुछ पौधों में एक स्पोरिक, यानी एक बीजाणु से तो बनता है भ्रूण सैक, लेकिन वह 4 केंद्र की होता है। इस प्रकार का भ्रूण कोष आइनोथेरा नामक पौधे में, आइनोथेरा लैमार्कियाना, ये आइनोथेरा में पाया जाता है। यानी मोटा मोटा ये जानिए कि भ्रूण कोष का जो एक बीजाणु प्रकार है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स आर आल्सो 2 सबटाइप्स। यानी एक बीजाणु भ्रूण कोष फिर से 2 उप प्रकारों में बढ़ जाते हैं, 4 केंद्र की और 8 केंद्र की। 4 केंद्र की भ्रूण कोष में केवल 4 केंद्रक पाए जाते हैं, ये आइनोथेरा में पाया जाता है। जबकि 8 केंद्र की भ्रूण कोष ये अधिकांश पौधों में इस प्रकार का पाया जाता है, इसलिए इसे प्रारूपिक उसमें पढ़ा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण आप पॉलीगोनम में से पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण सैक भी कहते हैं। इसमें 8 कोशिकाएं और इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब दूसरा प्रकार द्विबीजाणु। द्विबीजाणु भ्रूण सैक या बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास 2 मेगास्पोर से होता है। यानी इसमें 2 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और 2 बचते हैं उन 2 से। यानी इस भ्रूणकोश के विकास में 2 मेगास्पोर्स भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विबीजाणु एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इसमें 8 केंद्रक होते हैं, ये 8 केंद्रीय होता है और इस प्रकार का भ्रूणकोश प्याज में पाया जाता है। हेलियम या प्याज में पाया जाता है। फिर तीसरे प्रकार का बीजाणु चतुर्बीजाणु। चतुर्बीजाणु या टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। इस प्रकार के बीजाणु का विकास इस प्रकार के भ्रूण सैक का विकास चारों मेगास्पोर से मिलकर के होता है। यानी इसमें डिजनरेट नहीं होते हैं, बल्कि चारों मेगास्पोर इसमें भाग लेते हैं इसके विकास में। इसमें कुल 8 अथवा 16 केंद्रक होते हैं। इसमें कुल 8 अथवा 16 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार का बीजाणु पेपरोमिया नामक पौधे में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजाणु या एम्ब्रियोसैक पेपरोमिया नामक पौधे में पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक that are also 2 subtypes, 8 cell and 4 nuclei, 8 nuclei and 4 nuclei। 8 केंद्र की जो प्रारूपिक होता है और 4 केंद्र की। फिर दूसरा प्रकार द्विबीजाणु या बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। इसमें इसके एम्ब्रियोसैक के विकास में 2 मेगास्पोर भाग लेते हैं। यह मुख्यतः 8 केंद्रीय होता है, ये प्याज में पाया जाता है। तीसरा चतुर्बीजाणु या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। इस प्रकार के बीजाणु सैक का विकास चारों मेगास्पोर से होता है। इसके विकास में चारों मेगास्पोर भाग लेते हैं। ये इसमें 8 केंद्रक हो सकते हैं या 16 केंद्रक हो सकते हैं। इस प्रकार का भ्रूण सैक या भ्रूणकोश पेपरोमिया नामक पौधे में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, फीमेल गैमीट एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट आज आपको पढ़ाया। नेक्स्ट डे आपको पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।